हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का फिलो फॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से जारी है। आप सभी को पता है कि अभी एग्जाम आपका बहुत जल्द आने वाला है। अपनी यूनिट नंबर 9 चल रही है एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफी। तो एक बार सभी से लाइव आ जाइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर मेरी वॉइस वीडियो पीपीटी सब क्लियर है तो कमेंट में यस कीजिए, फिर अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। और ये आज की और कल की क्लास में एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन नए यूनिट स्टार्ट करेंगे, या फिर पब्लिक फाइनेंस या फिर बैंकिंग, जो भी आपको बेस्ट लगे वो स्टार्ट करेंगे। तो अपन अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। आज का टॉपिक अपना रहने वाला है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसमें मैक्सिमम 7 से 8 थ्योरीज वो ऐसी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि पेपर का ट्रेंड काफी बदल गया है। तो कुछ थ्योरीज ऐसी है जो कि मतलब उनको अपन को ये किसने प्रॉपर मतलब ये किसने इसको डेवलप किया है और कब डेवलप किया है, तो इनके बारे में भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसमें जैसे ये थ्योरीज है, इन थ्योरीज के बाद में वो थ्योरीज लेके आया हूं, क्योंकि उसको डेवलप किसने किया और थ्योरी का नाम क्या है, वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर मैथ्सिंग के क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसको फिल करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बार सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए जल्दी। आप सभी को पता है कि मेरी सुबह डेली क्लास 10 बजे होती है, 10 AM। तो बिल्कुल लाइव आए हुए जरूर। लाइव आने पर अलग ही मजा आता है, क्योंकि ज्यादा फिर बाद में आपके ज्यादा कलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि अब फिर धीरे धीरे क्या है कि आपका कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा सर, लाइव क्लासेस देखने, वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखने का आपके पास बर्डन हो जाएगा। तो मैं सभी से यही है कि सभी एक बार लाइव आए और फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे ये अपन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन की कवर करने वाले हैं, जिसमें मार्कसियन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ये कब अपन 1798 में दी गई थी। उसके बाद में अपन करेंगे लॉजिस्टिक करो, ये 1840 में दी थी। उसके बाद में थ्योरीज ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन ये 1867 में दी गई, 1867 में दी गई। ऑप्टिमम पॉपुलेशन 1944 में दी गई थी, और डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रांजिशन ये 1953 में दी गई। तो इसको क्या है कि आपको क्रोनोलॉजिकल में याद रखना पड़ेगा। तो मैंने क्रोनोलॉजिकल में दे रखी, तो इसमें आपको ये पूछा जाए कि पहले थ्योरीज कौन सी आती है और बाद में कौन सी आती है। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बिल्कुल सभी को याद रखना है, ठीक है। और फिर अपन एक एक करके अभी इन सभी थ्योरी को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ेंगे, माल्थस थ्योरी, थॉमस रॉबर्ट माल्थस थ्योरी। ये 1798 में दी गई थी, ये सबसे पहले दी गई थी, ठीक है। तो आपको आए तो सबसे पहले ये कब दी गई थी, 1798 में दी गई। जिसमें क्या कारण बताया था कि इन्होंने मतलब खाद्य आपूर्ति के बढ़ते दबाव के कारण राज्य पूर्णता से दूर हो जाता है। मतलब ये है कि फूड सप्लाई, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन फूड सप्लाई वुड स्टेट डेविएट टू अवेयर परफेक्शन। मतलब ये एक परफेक्शन मतलब इम्बैलेंस हो जाता है कि मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फूड सप्लाई कम बढ़ रही है, तो क्या इकोनॉमी के एक इम्बैलेंस आ जाता है। तो मतलब वो एक परफेक्शन के से काफी दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये कब दिया था, 1798 में दिया था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। और इसमें फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में इन्होंने रिलेशन बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड सप्लाई मतलब वो ज्यादा अपन इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि एक इकोनॉमी में इम्बैलेंस आ जाता है, तो स्टेट एक इम्परफेक्शन कंडीशन से बहुत दूर चला जाता है। तो ये इसका पूरा डिटेल है कि मतलब ये इसका पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में क्या रिलेशन है। पॉपुलेशन राइजेस इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, पॉपुलेशन एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है, जैसे कि मतलब डबल रेट में बढ़ती है। और ये कितने सालों में डबल हो जाएगी, 25 ईयर में ये कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, मतलब ये डबल होती जा रही है। ये 32, 34, 128 और ये ऐसे करके मतलब ये डबल ज्योमेट्रिकल सीरीज से इंक्रीज हो रही है क्या, पॉपुलेशन। और ये ऐसे करते 25 ईयर में ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे ये देख रहे पॉपुलेशन ये इस प्रकार का
ट्रेंड फॉलो करता है। और फूड सप्लाई ग्रोथ रेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कौन बढ़ती है? फूड सप्लाई। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से कौन बढ़ती है? पॉपुलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इसमें फॉलो होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बड़ा बड़ा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये कब दिया गया था और ये किसके बीच में रिलेशन बताता है? ये पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में रिलेशन बताता है। जो पॉपुलेशन है वो कैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज से बढ़ती है और 25 ईयर में ये क्या होगी? डबल हो जाएगी। और ये सीक्वेंस ये कैसे फॉलो करता है? ट्रेंड हर बार डबल होता जा रहा है ये। और फिर फूड सप्लाई है वो कैसे बढ़ती है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है और इसमें लो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फॉलो होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो ये आपको इसकी अजम्पशन आपको आराम से याद रखना है, इसकी मान्यता वगैरह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग ये हो गया, ये ज्योमेट्रिकली ये अर्थमेटिक है, ये डबल हो जाती है, ये ट्रेंड फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो करता है। तो ये जरूर याद रखे थोड़ा बहुत। ये देख लीजिए, जनसंख्या पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में माल्थस ने ऐसे डिफरेंस बताया था कि इधर ये फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई तो एक मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, लेकिन ये पॉपुलेशन क्या है? डबल होती जा रही है। तो ऐसे अगर किया जाए तो ये 25 ईयर में क्या हो जाएगी? 25 ईयर में ये डबल हो जाएगी। तो ये एक डायग्राम में इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स एक्स पर फूड सप्लाई रिप्रेजेंट करना, वाई एक्स पर पॉपुलेशन बताना, और इनके बीच में ये ऐसा रिलेशन है। ये माल्थस कर्व है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। और ये भी ध्यान रखना है, इसमें लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है, लेकिन ये लैंड हैज इन इलास्टिक सप्लाई है। लैंड क्या है? इन इलास्टिक सप्लाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक इन इलास्टिक सप्लाई है। फूड सप्लाई ग्रोथ होता है 1 2 3 4 5, मतलब फूड सप्लाई एक अर्थमेटिक सीरीज से बढ़ता है। तो ये इस प्रकार का ट्रेंड फॉलो करता है, ट्रेंड फॉलो करता है। अगर इस प्रकार से मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये एक ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, और फूड सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ के इम्बैलेंस, इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो इकोनॉमी में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फूड सप्लाई कम हो रहा है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या है? इकोनॉमी में इम्बैलेंस हो जाता है। ये माल्थस ने बताया था, लेकिन इन्होंने इसमें कई लिमिटेशन थी। इसमें ये थी कि ओनली फॉर ये एक स्टैटिक थ्योरी इन्होंने डाल दी, ओनली फॉर पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में इन्होंने रिलेशन बता दिया कि इसके में बाकी क्या होता है, अगर फूड सप्लाई को अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन से अपन फूड सप्लाई को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। इन प्रकार की इसमें माल्थस ने किसी भी प्रकार की कोई इसमें अपने सिद्धांत में इनकी धारणा नहीं दी थी, या फिर इनका कोई अध्ययन नहीं किया था, जिससे कि ये लगता है कि ये एक बिल्कुल स्टैटिक थ्योरी है। मतलब एक डाला, मतलब एक थ्योरी बनाई और सामने रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी ये कौन से कारक इसको इफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन को अपन कैसे कम कर सकते हैं, फूड सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनके बीच में इन्होंने रिलेशन नहीं बताया। और इन्होंने धन के बारे में भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया कि जैसे अगर किसी के पास धन ज्यादा है या फिर मनी ज्यादा है, वो क्या करता है? फूड सप्लाई कम होने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट भी कर सकता है, तो उससे क्या एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा अपने सिद्धांत में नहीं बताया था। तो इसकी अपन लिमिटेशन ये देख, ये इस प्रकार की लिमिटेशन है। और अब सेकंड थ्योरी अपन पढ़ेंगे, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने ऑप्टिमम एक थ्योरी का ये एक लेवल बताया था कि कितनी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम हो सकती है, और उससे ज्यादा बढ़ने पर कितनी पॉपुलेशन वो इन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकती है। इन्होंने एक लेवल बताया था। माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई लेवल डिस्कशन नहीं किया था। उन्होंने बताया कि सारी की सारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना, वो एक बैड पॉपुलेशन है।
ऐसे कैसे बेड पॉपुलेशन हो सकती है कि एक जैसे पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन के बीच में ये होता है कि जैसे इकोनॉमी का अगर लेबर सप्लाई कम है तो फिर वो अपने लेबर सप्लाई बढ़ाएंगे तभी तो इकोनॉमी का विकास होगा ना। अगर मजदूर नहीं मिल पाएंगे या फिर लोग ही नहीं मिल पाएंगे काम करने वाले तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने एक लेवल बताया था। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो वो ओवर पॉपुलेशन में होगा, तो वो एक जनसंख्या इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। तो इन्होंने एक लेवल बताया था पॉपुलेशन का कि एक ओवर पॉपुलेशन होता है, एक अंडर पॉपुलेशन होता है, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बीच में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो देखे। तो इसमें एक ऑप्टिमम लेवल बताया था और इन्होंने वेल्थ से भी कनेक्ट किया था। इन्होंने सबसे माल्थिस ने वेल्थ से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने वेल्थ से कनेक्ट किया था। ग्रोथ रेट टू वेल्थ, मतलब ये पॉपुलेशन को एक ग्रोथ रेट किससे कनेक्ट किया था, वेल्थ से जोड़ता है, धन से जोड़ता है। इष्टतम वो आदर्श जनसंख्या जो उपलब्ध संसाधनों के साथ संयुक्त होती है। मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह एक जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो उनके साथ संयुक्त होती है। मतलब एक नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, ना तो उनको ओवर यूटिलाइज किया जाता है और ना उनका अंडर यूटिलाइज किया जाता है। मतलब उनका एक ऑप्टिमम नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इन सबसे पहले इसने ऑप्टिमम पॉपुलेशन को किससे, वेल्थ से कनेक्ट किया था और नेचुरल अवेलेबल जो रिसोर्सेज है ना उनका अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और उसके बाद में अपन ये देख सकते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन की मान्यता या फिर अजम्पशन क्या है। तो इसमें ये देख लेना, नो सेंस इन टेक्निक इन ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन में किसी भी प्रकार का टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं होगा। और कैपिटल स्टॉक रिमेन कांस्टेंट, इसमें कैपिटल स्टॉक रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है। ये हैबिट हो गया, टेस्ट हो गया, एंड प्रेफरेंस डोंट चेंज, मतलब ये भी इसमें चेंज नहीं होते हैं। रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट विद ग्रोइंग द पॉपुलेशन। इसमें ये बताया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लेकिन जो वर्किंग फोर्स का रेशियो है ना वो बिल्कुल रिमेन सेम बना रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम बना रहेगा, टोटल पॉपुलेशन रिमेन वर्किंग इज कांस्टेंट बना रहेगा। और जैसे इन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे, जैसे इधर इन्होंने वाई एक्स पर कैपिटा इनकम इनको रिप्रेजेंट किया और इधर जनसंख्या पर दिखाया। जैसे ये है अपना वाई एक्स और ये है अपना एक्स एक्स, ये है ओ। तो इन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन में इसमें एक ऐसा वर्जन बताया कि मतलब यहाँ पे है ना ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और ये क्या है, ओवर पॉपुलेशन, ये वाला। और ये वाला जो लेवल है ये क्या है, अंडर पॉपुलेशन। ये यहाँ से यहाँ लेकर अंडर पॉपुलेशन, यहाँ से यहाँ लेकर ओवर पॉपुलेशन, तो ये लेवल है ना ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल होता है। जिसमें क्या होता है कि एक जनसंख्या के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रति व्यक्ति आय तो पहले बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये लेवल बिल्कुल ठीक है और अंडर पॉपुलेशन है। यहाँ पर आने के बाद भी होता है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय और पॉपुलेशन के बीच में एक ऑप्टिमम लेवल आ जाता है। इस लेवल के बाद अगर अपन और ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इनके बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। तो इन्होंने ये बताया कि अंडर पॉपुलेशन भी नहीं होनी चाहिए, ओवर पॉपुलेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल पर पॉपुलेशन अगर क्रिएट होगी, अगर बनी रहेगी तो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये देखना है कि उन्होंने ये ऑप्टिमम लेवल पॉपुलेशन ये बताया था कि यहाँ पर अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है, तो इस लेवल के बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकम वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यही है इनका, इसको एम पॉइंट को ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड माल्थियस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दोनों समझ में आ गई। अगर आपको दोनों थ्योरी समझ में आ गई है तो अब अपन एक डेल्टन है, डेल्टन ने माल एडजस्टमेंट एम को मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से डिवाइड किया था। मतलब टू वेरिएबल इसको इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है ओ और सेकंड है ए। वो
ओ का मतलब ये होता है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि कितनी जनसंख्या या फिर कितनी पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए अच्छी है, और अगर ये एम की वैल्यू प्लस में होगी, माइनस में होगी, जीरो होगी, तो अगर आपको इसको ये डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है या फिर अदर नेशन है। और इसमें ऑप्टिमम लेवल क्या है पॉपुलेशन का, प्लस है तो ओवर पॉपुलेशन है, माइनस है तो अंडर है, जीरो है तो ऑप्टिमम है। ये प्रकार इन्होंने सब ये एक फॉर्मूले के आधार पर इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल लेवल ऑफ पॉपुलेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, एम बराबर ए माइनस एम बराबर ए माइनस ओ बटा ओ, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ए माइनस ओ बटा ओ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये देख रखा है कि एम की वैल्यू, अगर एम की वैल्यू बराबर प्लस में है तो आपको क्या करना है, ये अति जनसंख्या वाला देश है, मतलब ये ओवर पॉपुलेशन कंट्री है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अगर एम का मान माइनस में होगा तो क्या देगा, एम का मान तो अंडर पॉपुलेशन कंट्री होगा। अगर जीरो होगा एम का मान, जैसे एम की फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस ओ बटा ओ, अगर ये एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है और जीरो कब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और उस पहले आपको ये एक लेवल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन, ये अंडर पॉपुलेशन है और ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन है और ये ओवर पॉपुलेशन है। अगर यहाँ देखा जाए तो माइनस है, यहाँ जीरो है, यहाँ प्लस है। ये भी आप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू फॉर्मूला मैंने बताया ए माइनस जीरो बटा जीरो। अगर प्लस है तो यहाँ पर है, जीरो है तो यहाँ पर है, और माइनस है तो यहाँ पर है अंडर पॉपुलेशन कंट्री। इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया अपन को ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन। अब माल्थेसियन सिद्धांत एंड और इष्टतम सिद्धांत के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए दे रखा है। पहले हिंदी में है और उसके बाद में इंग्लिश में है। तो ये देख सकते हैं कि इंग्लिश वालों में बताता हूँ, ये माल्थेसियन थ्योरी और इनमें के बीच में डिफरेंस बताता है। ये इनके बीच में डिफरेंस है। और ये एक जनरल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। जनरल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैसे है, इन्होंने ओनली फॉर पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में रिलेशन बताया था। और इन्होंने ये भी बताया कि जितनी पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन बैड है। तो मतलब ये एक जनरल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, जनरल स्टडी है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल है नहीं। और ये ऑप्टिमल में इसमें क्या है, सुपीरियर टू मास, इसमें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जैसे अपन ने ये दिखाया था, इधर अपन ने पॉपुलेशन दे दी, इधर अपन पर कैपिटा इनकम दिया था। उसके बाद में ये अपन ने ऐसे डायग्राम से किया था, ये क्या है अंडर पॉपुलेशन, ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, ये ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो मतलब ये एक ज्यादा मोर प्रैक्टिकल है, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं ये माल्थेसियन थ्योरी से ज्यादा सुपीरियर थ्योरी है। कौन सी? ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो और ये मोर सुपीरियर है, और ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? स्टैटिक कंसेप्ट है। और ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है, डायनेमिक कंसेप्ट कैसे? जैसे जैसे वेल्थ के साथ कनेक्ट किया था, पॉपुलेशन को फूड सप्लाई के साथ भी किया था, मतलब ये एक धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर ओवर पॉपुलेशन, ये धीरे धीरे परिवर्तन होता चलता जा रहा है। तो ये इस प्रकार से ये डायनेमिक कंसेप्ट है। लेकिन ये जो स्टैटिक कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने ओनली फॉर पॉपुलेशन और के बीच में सिद्धांत बता दिया, उसके ज्यादा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जनरल स्टडी है, स्टैटिक कंसेप्ट है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है, इंपेरिकल एनालिसिस है, और ये मोर प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये ऑल पॉपुलेशन इज द बैड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने बोला था? माल्थेसियस ने ये बोला कि ऑल पॉपुलेशन, जो इकोनॉमी में सारी की सारी पॉपुलेशन इज अ बैड पॉपुलेशन है। लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि पॉपुलेशन कितनी इकोनॉमी के लिए डिजायरेबल है, मतलब कितनी प्रोडक्टिविटी वर्किंग फोर्स लगी हुई है इकोनॉमी में। तो उन्होंने पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अंडर, ओवर और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ये बड़ा बड़ा आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस इन बीच में। और हिंदी वाले भी ये देख सकते हैं, जनसंख्या का सामान्य अध्ययन
स्थिति का अवधारणा, अनुभवजन्य विश्लेषण और सभी जनसंख्या एक तरीके से बुरी है, लेकिन उन्होंने सभी जनसंख्या वृद्धि को बुरी नहीं बताया था, इन्होंने एक ऑप्टिमम लेवल तक पॉपुलेशन को सही बताया था। और ये एक गतिशील अवधारणा है और ये अधिक प्रैक्टिकल या व्यवहारिक है, मात्र से सिद्धांत से ये श्रेष्ठ है। और अब आप भी बता सकते हो कि ये श्रेष्ठ है तो क्यों है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और ये एक डायनेमिक है, तो सभी चीजों में ये बेस्ट होने की वजह से ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ट है। अब अपन नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी। ये कब दी गई थी, डेवलप कब की गई थी, 1953 में। आप इनका सीक्वेंस याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजिकल में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी थ्योरी कब दी गई थी और सन से, मैं अगर इधर आपको ईयर दे दिया जाएगा, इधर आपको थ्योरी का नाम दिया जाएगा, इनको आपको दोनों को मैच करना पड़ेगा, तो आपको मतलब सन बिल्कुल याद रखना है। तो ये कब दिया गया, 1953 में, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन में। इसमें ये बताया कि एक यूरोपियन कंट्री, मतलब ये डेवलप्ड कंट्री में ये सिद्धांत ज्यादातर लागू होता है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि इसमें थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 4 स्टेज है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि कोई भी कंट्री को, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, इन सभी को 3 स्टेज से तो गुजरना कंपल्सरी ही होगा। अब वो 3 स्टेज कौन कौन से है आपको मैं बताऊंगा। ये बेस्ड अपॉन एक्चुअल ट्रेंड ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ये मतलब ये यूरोपियन कंट्री या फिर ये डेवलप्ड कंट्री में इसमें ज्यादातर इसका ट्रेंड फॉलो हुआ था, सबसे पहले वहीं पे ये विकसित की गई थी। ये देख रखे हो कि मतलब एवरी कंट्री हैज पास थ्री स्टेज से गुजरना होगा, और पॉपुलेशन और टोटल स्टेज कितनी है, 4 है, और लेकिन प्रत्येक कंट्री को कितनी स्टेज से गुजरना होगा, 3 स्टेज से। अगर वो 3 स्टेज कौन कौन से है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 स्टेज दे दी जाएगी और इसमें ये पूछ लिया जाएगी डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन में कौन सी स्टेज इनमें से नहीं है, तो 3 होगी और 1 नहीं होगी, तो आपको 4 स्टेज है उन सबका नाम भी याद रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि इसमें हाई बर्थ रेट होती है और हाई डेथ रेट भी होती है। अब ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने बच्चे मर रहे हैं, उतने बच्चे नहीं मतलब बुजुर्ग वगैरह जो मरने वाले सब आ सकते हैं, लेकिन जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो मतलब मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बराबर होने की वजह से मतलब जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको अपन एक स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कह सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है कि कभी बर्थ रेट थोड़ी हाई हो जाए या फिर थोड़ी मृत्यु दर कम हो जाए, तो इसमें क्या है कि इसको फर्स्ट स्टेज कौन सी है, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और ये ज्यादातर कौन सी कंट्री में पाया जाता है, ये ज्यादातर एक डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है, मतलब विकासशील कंट्री में ये पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होती हैं, और जो जनसंख्या इंक्रीज होती है वो स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से इंक्रीज होती है। और उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में ये होता है कि अपनी स्टेबल बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट पे धीरे धीरे वो कंट्रोल कर रहे हैं और मृत्यु दर गिरावट हो रही है। बर्थ रेट स्टेबल है, मतलब इंक्रीज, उसको डिक्रीज अपन नहीं कर रहे, मतलब उसको घटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, डेथ रेट को अपन ने बिल्कुल कम कर दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपन ने डेथ रेट को कम कर दिया और बर्थ रेट को अपन कम नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी सी उसी जगह पे स्टेबल है। तो उससे क्या होता, क्योंकि पैदा होने वालों की संख्या, जनसंख्या ज्यादा होगी और मृत्यु होने वालों की संख्या कम हो रही है, तो इससे क्या है कि एक जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। मतलब जैसे बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से एक जनसंख्या विस्फोट के रूप में बढ़ेगी, तो इसको अपन सेकंड स्टेज को एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि कौन से स्टेज में होती है, तो आपको ध्यान है कि सेकंड स्टेज में होती है। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड स्टेज में होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि स्टेबल बर्थ रेट रहती है और मृत्यु दर में गिरावट होने की वजह से इसमें जनसंख्या एक विस्फोटक हो जाती है, मतलब मरने वालों की संख्या कम हो जाती है और पैदा होने वालों की संख्या कम नहीं हुई है लेकिन स्टेबल के होने की वजह से, तो मतलब ये एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई। अब अपन थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है,
थर्ड स्टेज में दोनों में डाउन होना शुरू हो जाता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों में क्या गिरावट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होती है, एक जनसंख्या डिक्रीजिंग मोड पर आ जाती है, जनसंख्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज ये मतलब ये थ्री स्टेज आपको समझ में आ कि सबसे पहले स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रहा है, उसके बाद सेकंड में एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और थर्ड में डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो प्रत्येक कंट्री को इन थ्री स्टेज से गुजरना कंपलसरी होता है। तो ये आपको तीन स्टेज याद रखना। और फोर्थ स्टेज ये है कि इसमें जनसंख्या स्टेबल हो जाती है, ये फोर्थ स्टेज है। इसमें फोर्थ स्टेज में कैसे स्टेबल हो जाती है, क्योंकि बर्थ रेट भी डाउन जा रही है और डेथ रेट दोनों डाउन जा रही है। तो इससे क्या है कि जनसंख्या एक स्टेबल हो जाती है, दोनों इक्वल होने की वजह से जनसंख्या स्टेबल हो जाती है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 4 स्टेज अपन यहाँ तक कवर कर लिए हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सेकंड है एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, थर्ड है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और फोर्थ है अपनी स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये 4 आपको स्टेज के नाम आपको याद होने चाहिए, और कौन सी स्टेज में क्या डिफरेंस है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इससे ज्यादा आपके हार्ड क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और इसको अपन फर्स्ट स्टेज को प्री ट्रांजेक्शन स्टेज भी कह सकते हैं, फिर अर्ली ट्रांजेक्शन स्टेज कह सकते हैं किसको, सेकंड को, और लेट ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, और पोस्ट ट्रांजिशन थ्योरी भी कह सकते हैं। ये 4 स्टेज को, इनको 4 अदर नाम से भी जाना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे लॉजिस्टिक कर्व। ये लॉजिस्टिक कर्व कब दिया गया था, 1840 में दिया गया था। ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, और इसकी लॉजिस्टिक कर्व का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। लॉजिस्टिक कर्व का आकार एस शेप का होता है, और इसमें ग्रोथ रेट कैसी होती है, जैसे ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन मॉडल ग्रोथ होती है, मतलब ये एक वर्धघातीय मॉडल के रूप में होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है। और इसका आकार कैसा होता है, एस शेप का होता है। और इसमें आपको तीन मोटी मोटी चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कब आया था, 1840 में आया था। और इसमें ग्रोथ रेट कैसी है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, और इसका आकार कैसा है, एस शेप का है। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। और इसका ये आकार देख सकते हैं, जैसे इधर अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और इधर अपन टाइम देके, और ग्रोथ रेट इसमें कैसी है, ग्रोथ रेट मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, इसकी आकार कैसा है, इसका आकार ऐसे आकार की तरह, ऐसे आकार की तरफ चलता है। जैसे मतलब पहले तो इंक्रीजिंग रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगा, फिर वो ये डिक्रीजिंग घटना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक ग्रोथ रेट कैसे होती है, पहले ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी और उसके बाद में घटेगी, फिर वापस बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये एस आकार का इसका आकार है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को दर्शाता है, और ये 1840 में आया था। मतलब ये है कि पहले ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, जैसे ग्रोथ रेट है ना, पहले इंक्रीजिंग ग्रेजुअली मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है, देन फिर मोर रैपिडली इंक्रीज होती है, उसके बाद में एक टाइम के बाद में धीरे धीरे अंत में मतलब ये धीरे धीरे बढ़ती है। पहले ये ऐसे बहुत फास्टली बढ़ा है, रैपिडली बढ़ा है, उसके बाद स्टेबल हो जाता है, फिर वापस से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका आकार ऐसा आकार का हो जाता है। और इसकी ग्रोथ रेट कैसी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होती है। अब जनसंख्या का मार्क्स का साइंटिफिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो अपने मोटी मोटी थ्योरी सब कवर कर लिए। अब जो बाकी की छोटी छोटी थ्योरी है, इसमें मतलब किसने इसको डेवलप किया था और इसमें क्या रिलेशन है और इसका सन क्या, वो ही है। तो जैसे ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने ये बताया कि बाकी वाले जो भी अभी तक अपन ने सिद्धांत पढ़ा था, उन्होंने ये बताया कि जनसंख्या और पॉपुलेशन के बीच में इम्बैलेंस किस वजह से होता है, एक फूड सप्लाई की वजह से होता है। इन्होंने साइंटिफिक में ये बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर लोगों के पास जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लोगों के पास ज्यादा धन होगा तो वो अदर कंट्री से इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं ना फूड।
तो उन्होंने बोला कि ये जो भी धारणा है ये बिल्कुल गलत है, कि मतलब जनसंख्या और फूड के बीच में उन्होंने इस धारणा को खंडन कर दिया गया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में किया था। उन्होंने बताया कि अगर इसमें ये होता है कि भूखमरी के पीछे कारण ये है कि एक जो कैपिटलिस्ट पर्सन होते हैं वो पूंजी को ज्यादा अपने पास सेव कर लेते हैं, और वो जिससे कि वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं आती है, जिससे कि गरीब लोगों के पास पैसे कम आते हैं। तो ये एक मेन कारण था कि इससे ही भूखमरी का कारण होता है। तो ये देख सकते हैं मार्क्सियन सिद्धांत का इन्होंने एक मतलब से इम्प्रूवमेंट किया था। उन्होंने ये बताया कि भूखमरी का कारण जनसंख्या का असमान वितरण है। असमान वितरण मतलब बताया था कि जो पूंजीपति लोग होते हैं ना उनके पास धन ज्यादा होता है और पुअर लोगों के पास मनी कम होती है, और जो ज्यादा मनी वाले पर्सन होते हैं कैपिटलिस्ट पर्सन, और वो मनी को सेव कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि असमान इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इकोनॉमी में धन का असमान वितरण होने की वजह से और पूंजीपतियों द्वारा उसका संचय की वजह से ही अर्थव्यवस्था में भूखमरी का कारण है। ये किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने बताया था। मतलब उन्होंने जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का बिल्कुल खंडन कर दिया था। अगर लोगों के पास धन है तो वो भूखमरी से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। चाहे अपनी कंट्री में चाहे अपन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, फिर भी वो अदर कंट्री से इंपोर्ट करके अपनी भूखमरी की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी का ये एक रेस्पॉन्स दिया था उन्होंने, और उन्होंने उनकी थ्योरी का खंडन किया था कि भूखमरी का कारण कैपिटलिस्ट है, वेल्थ एंड अक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट। और मार्क्स ने साइंटिफिक थ्योरी में उन्होंने कोई अलग से कोई सिद्धांत तो थोड़ा ही दिया था, उन्होंने बस ओनली फॉर जो भी उन्होंने जो बाकी के सिद्धांत थे उन्होंने कम ही पेश कर दी, और इतना बता दिया कि मतलब इनमें एक अगर लोगों के पास वेल्थ है तो वो भूखमरी से बाहर आ सकते हैं। जो भी पहले का सिद्धांत दे रखा था उनकी उन्होंने चर्चा की थी। ये इस बात का खंडन भी करते हैं भूखमरी खाद्य आपूर्ति की कमी या जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। भूखमरी को पूंजीपति उत्पादन करने की अपरिहार्य विशेषता से जोड़ा गया है। मतलब भूखमरी को एक धन से बिल्कुल उनसे लिंक किया गया है। अब ये है जैसे ये छोटे छोटे सिद्धांत है, जैसे एडोल्फ लैंड्री, ये सिद्धांत एडोल्फ लैंड्री इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया कि जनसंख्या आर्थिक और जनसंख्या व्यवस्था पर आधारित होती है, कि मतलब पॉपुलेशन इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक पर डिपेंड होती है। या इसमें आपको क्या करना है कि इनमें आपको इनके बीच में रिलेशन याद करना है कि कौन सा किसके बीच में रिलेशन है। जैसे एडोल्फ लैंड्री ने यह बताया कि आर्थिक और जनसंख्या की व्यवस्था पर आधारित होती है। इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक रिजिम पर आधारित है। और इनमें तीन अवस्था बताएगी इन्होंने। ये आपको ध्यान पहले ये ध्यान ये किसके बीच में रिलेशन बताता है और कितनी व्यवस्था बताएगी। मतलब इन्होंने 3 रिजिम बताए थे जो कि जनसंख्या और आर्थिक विकास और खाद्य आपूर्ति के बीच के संबंध पर आधारित है। अब जो सिद्धांत है इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसके बीच में रिलेशन बताता है, ये 3 स्टेज कौन कौन सी है। और 3 स्टेज में मतलब ये एक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद सेकंड स्टेज है, उसके बाद थर्ड स्टेज है। तो ये आपको 3 स्टेज याद रखने हैं, और जिसमें वो फूड सप्लाई एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी के बीच में रिलेशन बताता है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेज को पढ़ते हैं। जैसे आदिम शासन। आदिम शासन मतलब बहुत पहले की, बहुत प्राचीन टाइम की, जब धीरे धीरे मतलब एक मानव का विकास होना शुरू हुआ था, या फिर उससे काफी बाद की कह सकते हैं, लेकिन एक काफी सबसे ओल्डेस्ट कह सकते हो अपन इसको, आदिम शासन। इस व्यवस्था में क्या था कि खाद्य आपूर्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, क्योंकि उस टाइम ये था कि इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ था। तो आदिम मतलब पुराने टाइम में ओनली फॉर खाना मिल जाए और अपना खाना पानी मिल जाए फिर सब ठीक था। तो ये का मतलब सबसे पहले खाद्य आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उस टाइम अगर लोगों को खाना मिल रहा है तो जनसंख्या सही थी। जनसंख्या में वृद्धि और कमी की दर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर आधारित होती थी। अगर मृत्यु दर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर लोगों को भोजन मिल रहा है तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। मतलब उन्होंने एक डायरेक्टली रिलेशन बता दिया, अगर भोजन मिल रहा है तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये तो फर्स्ट स्टेज था किसका? एड्रोल्फी का। और सेकंड स्टेज ये है कि ये इंग्लिश में देर का सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज। और सेकंड स्टेज ये है एक मध्यवर्ती
जनसंख्या सिद्धांत, मतलब सबसे पहले आदिम थी, उसके बाद ये मध्यवर्ती आ गई और उसके बाद में मॉडर्न आ गई जो वर्तमान में चल रही है। वर्तमान मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, उसके बाद में कौन सा सेक्टर आ गया, सर्विस सेक्टर आ गया। तो अपन मॉडर्न सेक्टर में अपन सर्विस सेक्टर का अध्ययन करेंगे। तो मध्यवर्ती में जनसंख्या व्यवस्था में उन्होंने ये बताया कि मतलब फिर धीरे धीरे ये हो गया ओनली फॉर वो खाद्य पर निर्भर नहीं रह रहे थे। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की बजाय देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करने लगे। मतलब देश का आर्थिक विकास के किस प्रकार से है, तो वो जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड स्टेज में यही ध्यान रखना है कि खाद्य आपूर्ति की बजाय देश के आर्थिक विकास पर डिपेंड रहना शुरू हो गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रेदर देन द फूड सप्लाई, मतलब फूड सप्लाई की बजाय आर्थिक विकास पर डिपेंड रह गई, किसमें, मध्यवर्ती जनसंख्या व्यवस्था में। और थर्ड है आधुनिक दृष्टिकोण, यहां पर मॉडर्न अप्रोच। आधुनिक दृष्टिकोण इस व्यवस्था में भोजन मतलब जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति तथा आर्थिक विकास के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का सीधा डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। इसमें यह बताया कि कोई भी कंट्री जितना डेवलप्ड है, जैसे उसमें धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद में सर्विस सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा विकास है, वो उस कंट्री में जनसंख्या बढ़ रही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब वो भूखमरी से बिल्कुल ग्रसित नहीं है। तो मतलब एक क्रांति हो गई। जैसे अभी एआई टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो मतलब जिस कंट्री जितने ज्यादा से ज्यादा वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उसको एडॉप्ट कर रही है, वो कंट्री एक मॉडर्न अप्रोच में आती है। तो ये 3 स्टेज हो गई। एडोल्फ लैंड्री की 3 स्टेज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, आदिम थी, सेकंड मध्यवर्ती थी, थर्ड मॉडर्न थी। फर्स्ट में उन्होंने डायरेक्टली फूड सप्लाई से ज्वाइंट किया था, और सेकंड में उन्होंने डेवलपमेंट से ज्वाइंट किया था, थर्ड में उन्होंने बिल्कुल एक जितनी ज्यादा एडवांसमेंट होगी वो फूड सप्लाई से बिल्कुल हट गई थी। तो ये आपको तीनों स्टेज याद रखनी है, और इन्होंने ये जनसंख्या की और आर्थिक विकास के बीच में संबंध बताया था। क्योंकि अभी तक जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो ओनली कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो मैं ये आपके लिए लेके भी आ गया हूँ कि क्या पता इस सिद्धांत में आपको अगले टाइम क्वेश्चन आ जाए, तो अपन ऐसे ऑप्शन क्यों रखे अपने पीछे। तो अब सेकंड है डबल डे, और ये डाइट थ्योरी किसने दी है, थॉमस डबल डे ने इसको ये थॉमस डाइट थ्योरी दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाइट थ्योरी किसने दी, थॉमस डबल डे ने इसकी थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार खाद्य आपूर्ति की मात्रा अधिक होने पर जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है। इन्होंने एक उल्टा संबंध बता दिया। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच में विपरीत संबंध है। मतलब इन्होंने जनसंख्या अधिक होने पर, खाद्य आपूर्ति की मात्रा अधिक होने पर जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है, मतलब इन्होंने एक तरह से उल्टा रिलेशन बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, उल्टा रिलेशन किसने बताया, डाइट थ्योरी में बताया, थॉमस डबल डे ने बताया है। और इसमें एक फर्टिलिटी रेट से भी इन्होंने संबंध किया। जैसे प्रचुर मात्रा में भोजन की आपूर्ति वाला राज्य जहां प्रजनन क्षमता कम है, मतलब जिस देश कंट्री में भोजन अच्छा है या फिर वहां पे प्रजनन क्षमता कम है, मतलब ये हुआ कि ये एक ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री में होते हैं, वहाँ एजुकेशन लेवल अदर फैक्टर भी इसको इफेक्ट करते हैं, लेकिन भोजन अच्छा होता है तो प्रजनन क्षमता दर भी कम होती है। ये किसने बताया था, डबल डे ने बताया था। और भोजन की कमी होने के कारण भी उचित पोषण में भी कमी दिखाई जाती है जहां प्रजनन क्षमता अधिक होती है। ये आप इसमें रिलेट कर सकते हो, जहां भोजन की कमी के कारण या फिर पोषण में कमी के कारण जहां कमी होती है वहां प्रजनन क्षमता अधिक होती है, और लेकिन जहां भोजन अधिक होता है वहां प्रजनन क्षमता कम होती है, मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। और उसके बाद में ये डबल डे ने ये बताया कि इसके अलावा जो लोग शाकाहारी हैं और जो लोग चावल अधिक खाते हैं और जिनका मुख्य आहार अच्छा है, समृद्ध है, उनमें प्रजनन क्षमता अधिक पाई जाती है, जबकि जो मांसाहारी व्यक्तियों में प्रजनन क्षमता कम पाई जाती है।
ये आपको बड़ा बड़ा याद ही रखना पड़ेगा, 1 से 2 बार आप रीड करोगे तब ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, मतलब किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और किसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, और इसमें स्टेज कितनी है, कौन सी स्टेज में क्या रिलेशन है, और कौन सा सिद्धांत कौन से सन में दिया गया है और कौन सा दिया है, इसमें याद रखना है, यही है ज्यादातर। और फिर ये नेक्स्ट लास्ट अपना यही है कि जोसे डे कोस्त्रो का प्रोटीन उपभोग सिद्धांत है। इनमें उन्होंने क्या बताया, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है, हंगर द ज्योग्राफी ऑफ हंगर में प्रजनन क्षमता और प्रोटीन की खपत के बीच में संबंध के बारे में उन्होंने विचार किया। इनकी बुक कौन सी थी, द ज्योग्राफी ऑफ हंगर, ये बुक का नाम ध्यान रखना है। और इन्होंने प्रजनन क्षमता और प्रोटीन की खाद्य आपूर्ति के बीच में इन्होंने विचार किया था, मतलब एक रिलेशन बताने का बताया था। और ये भी बताया कि उनके अनुसार जो लोग गरीब हैं और उनके पास संतुलित भोजन नहीं है, मतलब जो लोग गरीब है उनके पास बैलेंस भोजन भी नहीं है, कौन सा खाना कब खाता है, वो ओनली फॉर अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन करते हैं, उनके भोजन में हमेशा प्रोटीन की कमी रहती है, तो जिनके परिणाम स्वरूप वो लीवर ठीक से काम नहीं करता है, मतलब ये एक, और फिर वो क्या करते हैं, महिला में एंट्रोजिस प्रभावी हो जाते हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, यही कारण है कि गरीब लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं। ये थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीट हो गई है। कौन सी थ्योरी कब दी गई थी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 15 थ्योरी अपने काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी थ्योरी पूछी, ये मैक्सिमम ये थ्योरी अपन के एग्जाम में पूछते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या रिलेशन है, फिर ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, फिर डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन कौन सा है, और फिर लॉजिस्टिक कर्व कब है, तो ये आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। अब अपन एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये थॉमस डबलडे सिद्धांत और थॉमस सैडलर, लेविस्टीन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये सिद्धांत कौन से, इसमें मैच करना है कि डेस्टिनी थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी, डाइट थ्योरी और मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये किसने दिया था, ये सारे के सारे कमेंट में इसके आंसर करोगे। ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे फिनिश होगी, क्योंकि थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी थ्योरी अपन ने कवर कर ली है। और कल अपन पढ़ेंगे अपना बाकी रह गया है लाइव टेबल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक ये लाइव टेबल है, इसमें मैथमेटिकली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक कॉलम आपको खाली दे दिया जाएगा, उसको आपको फॉर्मूले से याद करना, निकालना है। और उसके बाद में अपना एक टॉपिक बच गया, कुजनेट्स करो, और वो कवर करेंगे। फिर अपन फर्टिलिटी रेट के बारे में और मोर्टिलिटी रेट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से किए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।